नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से गुरुकुल भारत में। मैं गुलाब चंद कुमार, आपका इतिहास का मास्टर। मित्रों, आज हम इस क्लास में राजस्थान के इतिहास की मेवाड़ रियासत या मेवाड़ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में हम उस सामंत या उस सरदार के बारे में बताएंगे, उस शासक के बारे में बताएंगे जिसकी अपन यूं कहें कि बहुत ही खतरनाक एक अहमियत हुआ करती थी उस वक्त। मैं आपको पिछली क्लास से कनेक्ट कर दूं। हमने पिछली क्लास में सैम सिंह और राहत के बारे में पढ़ा था। जब हमने सैम सिंह और राहत यानी कि जब हमने रावल शाखा और राणा या सिसोदिया शाखा का गठन किया था। मित्रों, इसके आगे सैम सिंह का पुत्र हुआ सामंत सिंह, जिसकी चर्चा हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। तो हम चलते आगे। सामंत सिंह, रावल सामंत सिंह दोस्तों, रावल सामंत सिंह का मैं अगर आपको इतिहास बताऊं तो सॉरी, बहुत ही धुरंधर इतिहास रहा है इसका। क्योंकि इसके वक्त के समय एक तो नाडोल को अपने याद करना पड़ेगा, नाडोल, और दूसरा अजमेर को याद करना पड़ेगा। भाई साहब, नाडोल में शासन हुआ करता था टीटू, यानी कि कीर्तिपाल चौहान का। कीर्तिपाल चौहान और अजमेर में शासन हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये वही पृथ्वीराज चौहान थर्ड है जिसकी लड़ाई मोहम्मद गौरी से हुई थी 1191 और 92 में, तराइन का प्रथम युद्ध और सेकेंड युद्ध। इसी युद्ध को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अजमेर के इतिहास में। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, इसका एक मित्र हुआ करता था चंद्रवरदाई। आप सभी को पता होगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान की घनिष्ठता या अपने यूं कहें मित्रता इतनी घनिष्ठ थी, मानो मत भाई, इतनी बढ़िया घनिष्ठ, मतलब बहुत ही शानदार, ऐसे कहते हैं ना चम्स फ्रेंड, लंगोटिया यार, उस प्रकार की इनकी मित्रता थी। तो जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने अपने देश में ले गए थे या पकड़ के ले गए थे, तो उस वक्त वहां पहुंचे थे चंद्रवरदाई। और पृथ्वीराज चौहान की एक कला हुआ करती थी कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर सफेद शब्द भेदी बाण चलाने में एकदम सक्षम थे, पूरी तरह सक्षम थे। तो बात करते उस छोटी सी एक इतिहास की, जब चंद्रवरदाई यहां बैठे थे भाई साहब मोहम्मद गौरी साहब, मोहम्मद गौरी एमजी, और यहां अपने ये पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदाई को ऐसा कहा गया मोहम्मद गौरी के द्वारा कि यार वो तेरे मित्र में जो कला है उसे हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए आप, पृथ्वीराज चौहान यहाँ खड़ा है और मोहम्मद गौरी साहब ऊपर बैठे। तो जैसे चंद्रवरदाई की एक ये मतलब एक स्ट्रेटेजी थी कि किस प्रकार हम पृथ्वीराज चौहान के हाथों मोहम्मद गौरी को मरवाए, और वैसा ही हुआ। यहाँ पृथ्वीराज चौहान, यहाँ मोहम्मद गौरी जी। चंद्रवरदाई ने अपने शब्दों में, अपनी भाषा में कहा कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुलस्थ प्रमाण तम पर सुल्तान, यानी कि 4 बांस 24 गज अंगुलस्थ प्रमाण तम पर सुल्तान मत चूके चौहान। यानी कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को इस मोहम्मद गौरी की स्थिति की एक अपनी यूं कहे अवगत करा दिया, इसकी स्थिति से कि किस प्रकार और कहां पर ये मोहम्मद गौरी बैठा। और उसी वक्त जैसे ही मोहम्मद गौरी ने आवाज लगाई कि हाँ
चलाई जाए तीर। तो जैसे ही इसकी आवाज निकली, पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बाण से मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया भाई साहब। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान का और रावल सामंत सिंह का किस प्रकार संबंध है। इसकी एक बहन हुआ करती थी पृथ्वीबाई। पृथ्वीबाई का पहले कीतु यानी कि कीर्तिबाई चौहान और पृथ्वीराज चौहान के बीच में इसी पृथ्वीबाई को लेकर थोड़ी अड़बड़ हो गई। हो सकता है इसके विवाह को लेकर हुई। कई इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं कि इसके विवाह की बात इससे चली थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मना कर दिया, या किसी भी प्रकार रही होगी इन दोनों के बीच में अनबन या लड़ाई हो गई इस बात को लेकर, पृथ्वीबाई को लेकर। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीबाई का विवाह कर दिया सामंत सिंह से, तो कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण कर दिया सामंत सिंह पर। भाई साहब इतना भयंकर आक्रमण हुआ था। 1172 ईस्वी बताई जाती है। 1172 ईस्वी में सामंत सिंह को छोड़कर भागना पड़ा मेवाड़ को और चला गया वागड़ क्षेत्र में। उस युद्ध के बाद इतना भयंकर युद्ध हुआ, मैं आपको उसकी स्थिति से अवगत करवाता हूँ कहां पर ये युद्ध घटित हुआ। ये भाई साहब अपने राजस्थान का मेल, ये लो भाई साहब, ये रहा राजस्थान का मेल। यहां पड़ता है भाई साहब मेवाड़, ठीक है। मेवाड़, ये मारवाड़, और यहां जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये इसे कहते थे वागड़ क्षेत्र, वागड़, ठीक है। और यहाँ वट पद्रक जिसे आज का समय का गुजरात में वो बड़ौदा मानते हैं, वट पद्रक। अब भाई साहब मेवाड़ से भागे कौन? रावल सामंत सिंह जी 1972 में, और बचे यहाँ वागड़ क्षेत्र में, और अपनी नई राजधानी बनाई वटपत्रक, जो कि आज का वडोदरा क्षेत्र बताया जाता है भाई साहब। अब बात करते हैं, इनके एक भाई हुआ करते थे कुमार सिंह। भाई साहब कुमार सिंह इतना भयंकर आदमी था, पूछो मत। कुमार सिंह ने क्या करा, पहुंच गया सामंत सिंह के पास वागड़ क्षेत्र में भाई साहब, और बोलने लगा, भ्राताश्री अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मेवाड़ जीत कर उसका राजा बन जाऊं। अगर कल को आप ये तो नहीं बोलोगे कि यार तूने ऐसा क्यों किया, इस पर तो मेरा अधिकार है। सॉरी, इसीलिए कुमार सिंह पूछने चला गया सामंत सिंह को, और सामंत सिंह ने एक ही बार में या एक ही शब्दों में कहा कि जा कर ले राज मेवाड़ पर और जीत ले मेवाड़। तो कुमार सिंह ने, गुजरात का एक शासक हुआ करता था, उसका नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन कुमार सिंह ने उस गुजरात के शासक की सहायता लेकर मेवाड़ को फिर से हासिल कर लिया, और 1179 ईस्वी में कीतु को परास्त कर दिया भाई साहब मेवाड़ से। ओह क्या बात है, उस कीतु को, उस कीर्तिपाल चौहान को, जिससे ये पृथ्वीराज चौहान भी थोड़ा हकलाता था लड़ने, वो कीर्तिपाल चौहान जिसको कुमार सिंह ने खत्म कर दिया, खत्म तो नहीं किया, परास्त कर दिया कहने का मतलब। अब बात करते हैं भाई साहब, इतनी बात हो गई, अब कुछ बातें ऐसी है जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन बातों की अपन चर्चा करते हैं कि जो 1191 और 92 का युद्ध हुआ था, 91 और 92 का, तराइन का, तो ये युद्ध हुआ था भाई साहब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाता है
कि पृथ्वीराज चौहान की तरफ से मेवाड़ की ओर से कौन आया था इस युद्ध में लड़ने के लिए, यानी कि पृथ्वीराज चौहान का साथ मेवाड़ की ओर से किसने दिया था? भाई साहब सामंत सिंह ने दिया था। नोट करके लिखो भाई साहब कि पृथ्वीराज चौहान का साथ मेवाड़ की ओर से एकमात्र ऐसा शासक था सामंत सिंह जिसने साथ दिया। ठीक है, बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु जिसको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। भाई साहब एक शिलालेख है जिसे वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था, जिसकी अपन चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। ये जो शिलालेख है ये आबू में एक नेमिनाथ, आबू में एक नेमिनाथ नाम का जैन मंदिर है भाई साहब, और इसके जो शिलालेख के जो रचयिता है वो है गुर्जेश्वर सोमेश्वर। इन्होंने इस शिलालेख का निर्माण किया था। शिलालेख का निर्माण किया था। इस शिलालेख के अनुसार अगर अपन बात करें सामंत सिंह के बारे में, एक ऐसे तथ्य है कि जिसकी किताबों में चर्चा नहीं मिलती, तो इसकी चर्चा के अनुसार आबू के एक परमार राजा हुआ करते थे धारावर्ष। उनके एक भाई हुआ करते थे भाई साहब प्रहादन। इस प्रहादन ने, ऐसा बताया जाता है कि प्रहादन ने गुजरात के एक राजा की सहायता की थी, यानी कि उसे जीवन दान दिया था भाई साहब। प्रहादन ने गुजरात के एक राजा की सहायता की थी सामंत सिंह से, यानी कि सामंत सिंह और गुजरात के राजा के बीच में इतना भयंकर युद्ध चल रहा था। उस वक्त प्रहादन ने इस राजा की सहायता की और इसे बचा लिया गया भाई साहब। ऐसा बताया जाता है कि गुजरात के राजा सोलंकी हुआ करते थे। सोलंकियों का प्रहादन और धारावर्ष सामंत हुआ करते थे भाई साहब। ये जो दोनों थे ये गुजरात के राजाओं के सामंत हुआ करते थे। इनकी चर्चा अपन अगले एपिसोड में करेंगे कि किस प्रकार, मैंने बताया था कि आबू के शिलालेख की निर्माण किसने करवाया था, वस्तुपाल और तेजपाल और वस्तुपाल की अपन चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे, जब इसका पुत्र, उसका पुत्र और उसका पुत्र और उसका पुत्र, यानी कि रावल जयत्र सिंह आर्य का, उसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। ये यहाँ लगभग रावल सामंत सिंह खत्म हो जाता है, यानी कि रावल सामंत सिंह का चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, आप उल्टा मत समझ लेना भाई साहब। इसकी चर्चा एक बात और रह गई कि सामंत सिंह का कई जो इतिहासकार है, सामंत सिंह का भाई मथन सिंह और पदम सिंह को भी बताते हैं, मथन सिंह और पदम सिंह को भी बताते हैं, ये भी नोट करके लिख लो। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ किताबों में, हाँ कुछ इतिहासकार बताते हैं, मैं ये नहीं कहता कि गलत है या सही, लेकिन कुछ किताबों में ऐसा मिलता है। जबकि मैं आपको बता रहा हूं उदयपुर राज्य के इतिहास की पुस्तक से, जिसे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है भाई साहब, उसकी चर्चा के अनुसार अपन चलते हैं आगे के शासक की ओर, जो कि कुमार सिंह हुआ करता था। मैंने बताया आपको कि कुमार सिंह ने इसकी आज्ञा लेकर और मेवाड़ में अपनी सत्ता वापस से कायम की और मेवाड़ का राजा बना कुमार सिंह। तो कुमार सिंह का पुत्र हुआ मथन सिंह। अब भाई साहब मथन सिंह ने क्या किया, उससे पहले एक नोट करने वाली बात है मथन सिंह के बारे में कि कुंभलगढ़ के शिलालेख में
कुंभलगढ़ के शिलालेख में मथन सिंह का नाम मलहन सिंह भी मिलता है। भाई साहब नोट करने वाली बात है, प्रश्न उठ जाता है कि कुंभलगढ़ के शिलालेख में मथन सिंह का नाम मलहन सिंह मिलता है या कोई और। ठीक है, अब इसकी चर्चा करते हैं मथन सिंह की। तो मथन सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मथन सिंह ने टाटेर जाति के उद्दरण नामक व्यक्ति को नागदा का तलारक्ष बनाया। भाई साहब नागदा का तलारक्ष बनाया। ठीक है, इसका इतिहास हमें इतना ही मिलता है। अब इसके बाद में एक शासक और रह गया जिसकी चर्चा अपन कर लेते हैं, पदम सिंह, जो इसका पुत्र हुआ करता था। पदम सिंह ने ज्यादा कुछ नहीं किया। जो उद्दरण है, उद्दरण के बड़े पुत्र योगराज को नागदा का तलारक्ष बना दिया। बस इतना ही काम किया। किसने? पदम सिंह ने। ठीक है, याद हो गया। सामंत सिंह, कुमार सिंह, मथन सिंह और पदम सिंह। इसकी आपको मैं एक याद करने की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जो कि अपन मारवाड़ी में बोलते हैं, सामंत कुमार मतपाद। अरे सामंत कुमार मतपाद यार, यानी कि सामंत कुमार मतपाद जैसे बोलते हैं ना अपन मारवाड़ी में, सामंत सिंह, कुमार सिंह, मथन सिंह और पदम सिंह। क्लियर भाई साहब? ये अपना आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम उस शासक के बारे में चर्चा करेंगे, उस शासक की चर्चा करेंगे जिसका इतिहास बहुत ही धुरंधर रहा है अपने आप में। यानी कि अगर अपन रावल जैत्र सिंह के बारे में चर्चा करें तो रावल जैत्र सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रावल जैत्र सिंह एक ऐसा शासक था पूरे हिंदुस्तान में जिसकी प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की। यानी कि एक ऐसा शासक या एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में अपन नॉर्मली सोचते हैं कि यार कौन व्यक्ति है जिसकी प्रशंसा उसका दुश्मन करे। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। ऐसा करने के लिए, ऐसा होने के लिए एक अलग क्वालिटी होनी चाहिए बंदे में। वो क्वालिटी रावल जैत्र सिंह में थी और उसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद दोस्तों।